जब राजेश खन्ना की सफेद फेट कार मुंबई की सड़कों पर निकलती थी, औरतें दौड़ आती थीं और उस कार पर अपने होंठों के निशान छोड़ जाती थीं। कुछ ने उन्हें खून से खत लिखे, कुछ ने उनकी तस्वीर से शादी कर ली। ये प्रेम नहीं था, ये वो दीवानगी थी जिसे भाषा में नहीं बांधा जा सकता। जावेद अख्तर, जिन्होंने खुद उस द्वार की हवा में सांस ली थी, कहते हैं 1969 से 1973 तक यह एक अश्व की दौड़ थी। कहा जाता था कि कोई भारतीय बच्चा माँ बाप से पहले राजेश खन्ना बोलना सीखता था, लेकिन यह कहानी वहां से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, एक ऐसी जगह से जहां न चमक थी न शोहरत, सिर्फ एक बच्चा था और उसका अकेलापन था। 29 दिसंबर 1942 अमृतसर उस बच्चे का जन्म हुआ जिसे दुनिया एक दिन काका कहेगी। उस असली नाम था जतिन चुन्नीलाल खन्ना। यह वो दौर था जब भारत आजाद होने की दहलीज पर खड़ा था। देश में बंटवारे की आंधी आने वाली थी और इसी उथल पुथल के बीच एक बच्चे की जिंदगी भी बंट गई। 5-6 साल की उम्र में जतिन के माँ बाप ने उसे अपने धनवान रिश्तेदारों को दे दिया। सोचिए, वो बच्चा जो आगे चलकर पूरे देश का सबसे प्यारा इंसान बनेगा, उसे सबसे पहले उसके अपनों ने ही अकेला छोड़ा। यासर उस्मान, जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी है, कहते हैं वो एक के बाद एक अपनों को खो रहे थे। बचपन से ही वो अकेले थे। शायद यही वजह थी कि जब पूरे देश ने उन्हें अपनाया तो वो पूरी तरह डूब गए उस प्रेम में। जैसे वो प्रेम जो बचपन में नहीं मिला था, सबने एक साथ दे दिया। मुंबई के गिरगांव में पले बड़े जतिन ने थिएटर में अपनी पहचान खोजी। पढ़ाई में औसत थे, लेकिन मंच पर कुछ और ही थे। जब वो बोलते थे तो लोग रुककर सुनते थे। 1965 में उन्होंने एक ऑल इंडिया टैलेंट कंटेस्ट में हिस्सा लिया। 10,000 प्रतिभागी थे और जब नतीजा आया, जतिन खन्ना पहले स्थान पर थे। पुरस्कार था 2 फिल्मों में काम करने का मौका। जतिन खन्ना ने राजेश खन्ना का नाम धारण किया। एक MG स्पोर्ट्स कार में सवार हुए और बॉलीवुड की तरफ निकल पड़े। उन्हें क्या पता था वो एक देवता बनने जा रहे हैं। 1966 में उनकी पहली फिल्म आई, आखिरी खत। ये फिल्म न सिर्फ हिट हुई, बल्कि ऑस्कर्स में भारत की ऑफिशियल एंट्री भी बनी। शुरुआत इतनी जबरदस्त थी, फिर आई राज, फिर औरत, एक के बाद एक हिट। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। 7 नवंबर 1969 आराधना रिलीज हुई। ये फिल्म कई मायनों में चमत्कार थी। निर्देशक शक्ति सामंत ने एक साहसी निर्णय लिया था। संगीतकार सचिन देव बर्मन बीमार पड़ गए थे। उनके बेटे राहुल देव बर्मन ने रिकॉर्डिंग संभाली और परंपरा को तोड़ते हुए मोहम्मद रफी की जगह किशोर कुमार को चुना। उस वक्त किशोर कुमार का करियर लगभग डूब चुका था, लेकिन रूप तेरा मस्ताना यह गाना एक ही टेक में फिल्माया गया। हिंदी सिनेमा में ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ था। और मेरे सपनों की रानी यूरोप कुमार दार्जिलिंग की उन पहाड़ियों में जब राजेश खन्ना ने जीप की बोनट पर खड़े होकर गाया तो पूरा देश थम गया। उस एक फिल्म ने 3 किस्मतें बदल दी। राजेश खन्ना सुपरस्टार बने, किशोर कुमार दोबारा जिंदा हुए और RD बर्मन ने अपनी आवाज पाई। 1969 से 1971 सिर्फ 3 साल, और इन 3 वर्षों में 15 लगातार एकल हिट फिल्में। एक रिकॉर्ड जो आज तक नहीं टूटा। 2 रास्ते, इत्तेफाक, बंधन, सफर, खामोशी, दी ट्रेन, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद, हाथी मेरे साथी। हर फिल्म एक घटना थी, हर रिलीज एक त्योहार। निर्माता ब्लैंक चेक लेकर उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे। कहा जाता था, ऊपर भगवान नीचे काका, मतलब जिस फिल्म में काका हो वो हिट ही होगी। BBC ने 1974 में बॉम्बे सुपरस्टार नाम की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, सिर्फ इस दीवानगी को समझने के लिए। और सुपरस्टार शब्द वो हिंदी सिनेमा में पहली बार सिर्फ उनके लिए गढ़ा गया। इसी दौर में राजेश खन्ना की एक और पहचान बनी, उनका अंदाज। वो सिर को हल्का सा टेढ़ा करके बात करते थे, एक आंख झपकाते थे, होठों पर एक मुस्कान होती थी जो न पूरी तरह आती थी न पूरी तरह जाती थी। वो गुरु कुर्ता पहनते थे और देखते ही देखते पूरे देश में वही फैशन हो गया। उनके संवाद बोलने का तरीका अलग था। वो हर शब्द को खींचते थे जैसे हर शब्द उनके लिए खास हो, और वो थे भी खास। 1971 ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद। एक कैंसर मरीज जो जानता है कि वो मरने वाला है और फिर भी हंसता है, जीता है, दूसरों को जीना सिखाता है। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने लेखक गुलजार से कहा था, पहले ही दृश्य में बता दो कि आनंद नहीं बचेगा। दर्शक उसके मरने की चिंता न करें, उसके जीने का जश्न मनाएं। राजेश खन्ना ने उस किरदार को इस गहराई से जिया कि दर्शक सिनेमा घर से निकलते वक्त रोते नहीं थे, वो टूटे हुए निकलते थे। ये फिल्म फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीती। और एक संवाद जो आज भी हर दिल में जिंदा है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। शबाना आजमी ने एक बार कहा था, बुजुर्ग औरतें आंखों में आंसू भरकर उन्हें गले लगाती थीं और युवा लड़कियां उनके सामने आकर बेहोश हो जाती थीं। ये एक पूरे देश का प्रेम था, लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही थी। राजेश खन्ना की जिंदगी में प्रेम हमेशा जटिल रहा। 1966 से 1972 तक उनके दिल में थी अंजू महेंद्रू। वो एक अभिनेत्री और फैशन डिजाइनर थी। 7 साल का साथ था। लोगों ने सोचा था शादी होगी, लेकिन नहीं हुई। कहते हैं
राजेश खन्ना की शोहरत ने उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना मुश्किल था। अंजू महेंद्रू ने बाद में बताया, ब्रेकअप के बाद दोनों ने करीब 17 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। 1973 में राजेश खन्ना ने 16 साल की डिंपल कपाड़िया से शादी की। वो खुद 31 साल के थे। यह शादी उस दौर की सबसे बड़ी खबर थी। पूरा बॉलीवुड हैरान था। डिंपल उस वक्त की सबसे चर्चित नई अभिनेत्री थी। राज कपूर की बॉबी में उनका किरदार पूरे देश को पसंद आने वाला था। शादी के 8 महीने बाद बॉबी रिलीज हुई और डिंपल रातों रात स्टार बन गई। यहीं से रिश्ते में दरार आनी शुरू हुई। दोनों की दुनियाएं अलग थीं। राजेश खन्ना की शर्तें थीं, घर पर रहो, फिल्में मत करो। डिंपल की अपनी उड़ान थी। 1984 में दोनों अलग हो गए। तलाक कभी नहीं हुआ, पर साथ भी नहीं रहे। फिर 1984 से 1987 के बीच राजेश खन्ना की जिंदगी में आई टीना मुनीम। वो उनकी फिल्मों में काम कर चुकी थीं। उम्र में उनसे 15 साल छोटी थीं। ये रिश्ता भी टूटा। टीना मुनीम विदेश चली गईं और बाद में उन्होंने उद्योगपति अनिल अंबानी से शादी की। राजेश खन्ना एक बार फिर अकेले रह गए। लेकिन इस सब के बीच फिल्मों की दुनिया में भी तूफान आ चुका था। 11 मई 1973 जंजीर ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक भूकंप था। राजेश खन्ना ने इसे ठुकरा दिया था। उन्होंने सोचा था देश को रोमांस चाहिए, मुस्कुराहट चाहिए। लेकिन 1973 का भारत बदल चुका था। महंगाई थी, बेरोजगारी थी, नाइंसाफी थी। देश को एक ऐसा हीरो चाहिए था जो मुट्ठी बांधे, जो चिल्लाए, जो लड़े। और अमिताभ बच्चन ने वो मुट्ठी बांधी। जावेद अख्तर कहते हैं, हमने बस उस दौर का दर्द पकड़ा, लेकिन उस दर्द ने एक पूरे युग को बदल दिया। 1975 में शोले आई। 1975 में ही दीवार आई। अमिताभ का एंग्री यंग मैन वाला चेहरा हर तरफ छा गया। राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी। वो जो स्क्रिप्ट चुनते वो नहीं चलती, जो छोड़ते वो हिट हो जाती। बांद्रा की कार्टर रोड पर, समुद्र के किनारे, ये बंगला राजेश खन्ना ने 1960 के दशक के आखिर में खरीदा था, उस वक्त जब वो सुपरस्टार थे। यहाँ एक समय रोज महफिलें होती थीं। निर्माता घंटों बाहर बैठकर इंतजार करते थे। राजेश खन्ना ऊंची कुर्सी पर बैठते और दुनिया उनके कदमों में होती। फिर धीरे धीरे खामोशी आने लगी। फिल्में फ्लॉप होने लगी, फोन कम आने लगे, दरवाजे पर भीड़ कम हुई। और एक समय आया जब वो उस बड़े बंगले में अकेले रात को बैठते थे और उन गानों को सुनते थे जो कभी उनकी आवाज के साथ गूंजते थे। 1992 में उन्होंने एक नई शुरुआत की, राजनीति। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार बने। मुकाबला था शत्रुघ्न सिन्हा से और राजेश खन्ना जीत गए। सांसद बने, संसद में गए। लेकिन राजनीति का मंच सिनेमा का पर्दा नहीं था। वहां किरदार नहीं थे, वहां सिर्फ समझौते थे। 1996 में उन्होंने सांसद पद छोड़ दिया। वो बार बार फिल्मों में लौटने की कोशिश करते रहे, छोटी भूमिकाएं की, टीवी पर आए, लेकिन जो गया था वो नहीं लौटा। 2011 के आखिर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो बहुत कमजोर हो गए थे, खाना पीना कम हो गया था। अप्रैल 2012 में पहली बार लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए। 23 जून 2012 को दोबारा भर्ती हुए। उनके करीबी दोस्त विजय जावेरी ने बाद में बताया, उनका लीवर संक्रमित हो गया था। एक वक्त के बाद वो ठोस खाना नहीं खा सकते थे, सिर्फ तरल पदार्थ लेते थे। उनकी अभिनेत्री सहयोगी मुमताज ने बताया था, वो 1 साल से कैंसर से लड़ रहे थे और कीमोथेरेपी भी ले चुके थे। 14 जुलाई को फिर अस्पताल, 16 जुलाई को घर लौटे। उस दिन जब वो घर पहुंचे, बाहर हजारों प्रशंसक खड़े थे। उन्होंने बालकनी से हाथ हिलाया, मुस्कुराए, जैसे वो काका ही रहे आखिर तक। 18 जुलाई 2012 मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही थी। सुबह 11 बजे राजेश खन्ना ने अपनी आखिरी सांस आशीर्वाद में ली। 69 साल की उम्र में उनके पास थी डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल, रिंकी, दामाद अक्षय कुमार, वही डिंपल जिनसे 30 साल पहले रास्ते अलग हुए थे। अंत में वो लौट आई थी। अमिताभ बच्चन ने बाद में बताया, राजेश खन्ना के आखिरी शब्द थे, टाइम इज अप, पैक अप। जिसने पूरी जिंदगी पर्दे पर जिया, उसने आखिरी वक्त में भी वही भाषा बोली जो सेठ पर बोलते हैं। 19 जुलाई की सुबह उनका अंतिम संस्कार हुआ और जो हुआ वो देखकर दिल भर आया। करीब 9 लाख लोग उमड़े, बारिश में भीगते हुए। सूरत से, अहमदाबाद से, कैलिफोर्निया से, सिंगापुर से, दूर दूर से लोग आए थे। पुलिस को भीड़ रोकने के लिए लाठी चलानी पड़ी। अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन भी थे, वही अमिताभ जिनके उदय ने उनके पतन की शुरुआत की थी। उस पल में सिनेमा का पूरा इतिहास मौजूद था। उनकी चिता को उनके नाती आरव ने अग्नि दी, अक्षय कुमार की मदद से। उनका एक खास पैगाम जो उन्होंने पहले से रिकॉर्ड कर रखा था, उनके चौथे पर चलाया गया। उसमें वो अपने दोस्तों, परिवार और प्रशंसकों का शुक्रिया अदा कर रहे थे, उन्हें सलाम कर रहे थे। अंत तक काका ने अपने चाहने वालों को नहीं भुलाया। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। 2012 में जब वो गए, उस बंगले में 64 बंद सूटकेस मिले। विदेश यात्राओं से लाए हुए उपहार, दोस्तों के लिए, जाने पहचाने लोगों के लिए, जो कभी नहीं बांटे गए। इन 64 सूटकेसों में एक पूरी जिंदगी बंद थी। एक ऐसे इंसान की जो देना चाहता था, जो मिलना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने उसे अकेला कर दिया। उन्होंने सपना देखा था कि आशीर्वाद को एक संग्रहालय बनाया जाए। 150 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आया, नहीं बेचा।
मरने के बाद वो बंगला बिका और टूट गया। उनका सपना उनके साथ ही चला गया। 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण दिया मरणोपरांत। लेकिन वो सम्मान जो सरकारें नहीं दे सकती, वो देती हैं हर पीढ़ी। आज भी मेरे सपनों की रानी लाखों बार सुनी जाती है। हर 29 दिसंबर को सोशल मीडिया पर काका ट्रेंड करते हैं। नई पीढ़ी के बच्चे आनंद देखकर रोते हैं और जब पूछते हैं ये कौन था, तो बड़े बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और कहते हैं यह काका थे बेटा। बीबीसी ने 1974 में जो घटना देखी थी, वो घटना अभी खत्म नहीं हुई। जतिन खन्ना, जिसे बचपन में अकेला छोड़ा गया था, राजेश खन्ना बन गया। राजेश खन्ना ने एक पूरे देश को अपना कर लिया और देश ने उन्हें काका बुलाया। फिर देश आगे बढ़ गया, वक्त आगे बढ़ गया और काका आशीर्वाद के उस खाली बंगले में उन 64 बंद सूटकेसों के साथ रह गए, अकेले। लेकिन पर्दे पर वो आज भी हैं, मुस्कुराते हुए, सिर को हल्का सा झुकाते हुए और धीरे से कह रहे हैं, खामोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? खामोशाई, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का?